आप भी बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका भी स्ट्रीम आर्ट्स है और आपका विषय अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं VVI MBBI या फिक्स क्वेश्चन जो है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। यह दीर्घ और लघु का क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसका PDF भी आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप PDF नहीं भी लेना चाहते हैं तो वीडियो को देखकर आसानी से जो है इसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर है यहाँ पर, लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं, तो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन करती है। तो यहाँ हम समझाते हैं आपको, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट आप जो है शासन चलाते हैं तो प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष मतलब होता है आप जिसको चुन के भेजते हैं और वह शासन चलाता है, तो वह हो गया अप्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुशासन से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखते हैं। सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे कि नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके। सुशासन के अंतर्गत जो है बहुत सी चीज़ें आती है, जिसमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक में जाति की क्या भूमिका है, वर्णन करना। और यह MBBI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं, भारतीय राजनीति में जाति एक वास्तविक पहलू है। भारतीय राजनीति में राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को उभारती है। राजनीति द्वारा जातियों की पहचान बनती है। जाति सत्ता पर कब्जा दिलाने में राजनीतिक दलों को मदद करती है। सरकार के गठन के बाद जातीय आधार पर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। जातियों के राजनीतिक दलों के संपर्क में आने से उसमें राजनीतिक चेतना आतलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रंग भेद नीति से आप क्या समझते हैं। यह भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में कानून बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे ही रंगभेद की नीति कहते हैं। इस नीति के अनुसार वहां पर रहने वाले निवासियों को राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नस्लीय आधार पर श्वेत, अश्वेत, मिश्रित वर्ण और इंडियंस आदि वर्गों में विभाजित करते हुए नवीन नीति किया गया। यह नीति 1994 में समाप्त कर दी गई। इस नीति के विरुद्ध नेल्सन मंडेला बहुत लंबा संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। उन्हें 1990 में जेल से रिहा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन करें। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी भारत के सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी स्वतंत्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सरकार के कोई आदेश या निर्णय तथा संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जो संविधान या संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हो, तो सरकार के ऐसे आदेश या निर्णय तथा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी कर सकता है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, अन्ना आंदोलन क्या है। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र के समाजवादी वयोवृद्ध नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के लाल किले सामने भूख हड़ताल पर थे, जिसे हम अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने इस स्मारक अनशन के माध्यम से अधिकांश राजनेताओं
अफसरों एवं अनेक असामाजिक ताकतों खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार को एवं ज़्यादा व्यवस्था को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद से क्या समझते हैं? उत्तर है, अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभरा। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया था। मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया जो 16 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया। यह विवाद राजनीतिक होते हुए कानूनी रूप में बंट गया, जिसे 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद पटाक्षेप में लाया गया और इसे क्लियर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है, यहाँ पर सकते हैं मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें। उत्तर है, मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। अगला क्वेश्चन सकते हैं, शीत युद्ध से अब क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होते होते रह गया, यानी युद्ध नहीं हुआ, अर्थात गर्म माहौल से नरम में तब्दील हो गया। इसी युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न है, तनाव शिथिल से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच घृणा, द्वेष व टकराव के कारण शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इसका मुख्य कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवाद की विचारधारा का समर्थन था, तो सोवियत संघ समाजवाद की विचारधारा का समर्थन था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरी, परस्पर सहयोग व समन्वय बढ़ा, शीत युद्ध की गर्मी घटी, जिसे तनाव थ्रेशिंग का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? उत्तर देखिएगा, मार्शल योजना का तात्पर्य 5 जून 1947 को तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा घोषित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य अमेरिका द्वारा यूरोप के उच्च राज्यों यानी उन राज्यों को वित्तीय सहायता देना था जो कि इसके लिए तैयार थे। अमेरिका वित्तीय सहायता से इन राष्ट्रों को अपना पुनर्निर्माण करना था। सोवियत संघ ने इस योजना को आम्मे 22 का साम्राज्यवादी जाल कहकर उसकी आलोचना किया। मार्शल योजना के कारण शीत युद्ध में और अधिक तेजी आ गई। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक क्या है? उत्तर है, जिन विधेयक में विशेष रूप से करों के अधिरोपण तथा उत्थान संचित निधि में से धन के विनियोग आदि संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जो विधेयक धन संबंधित होता है उसे धन विधेयक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर जाएगा, शीत युद्ध के समय दो महाशक्तिशाली गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने वाले देश तीसरी दुनिया कहलाए, जैसे भारत। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है अथवा एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, एक ध्रुवीयता का मतलब है विश्व पर किसी एक महाशक्ति का प्रभुत्व, वही शांति स्थापित कर सकती है या छोटे राज्यों के बीच युद्ध करवा सकती है। महाशक्ति अपना दबाव डालकर अन्य देशों की स्वतंत्र विदेश नीति को नियंत्रित कर सकती है। अन्य देश उसी के
इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर डटा हुआ है। वह किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता है। यही कारण है कि अमेरिका दबाव के बावजूद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखे। उत्तर देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप को तीसरी दुनिया के हितों का संरक्षण तथा सैनिक में बटे 2 समूह के मुकाबले में एक वैकल्पिक समूह मानता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई। इस आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। यदि संसार में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत हुआ तो इसका श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को जाता है। दूसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण रंग भेद, नस्ल भेद एवं स्वयं को न मानने की नीति आदि रहा है। गुट निरपेक्ष देशों ने समय समय पर इन नीतियों का विरोध आवाज़ उठाया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइक से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा यहाँ पर, मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बचोव का नेतृत्व स्थापित हुआ। उन्होंने अपना नया सोच प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया। ग्लासनोस्ट का अर्थ है समाज को खोलो। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है आर्थिक नवनिर्माण करो। इस प्रकार लेनिन के समय से चली आ रही वह व्यवस्था समाप्त हुई जिससे लोगों को मूक व बधिर पशुओं की तरह बना दिया गया था तथा निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित की गई। गोर्बचोव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यही रास्ता था। अगला क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। उत्तर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ उत्तर, निशस्त्रीकरण का अर्थ है मानव को संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र का निर्माण बंद हो व आणविक शस्त्रों पर प्रतिबंध लगे। विश्व के अनेक देशों ने अणुबम तथा हाइड्रोजन बम बना लिए हैं और कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ रहा है। भारत प्रारंभ से ही निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है। 1961 में भारत ने अणुबम न बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र का साधारण सभा में रखा था। अतः कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण में भी विश्व का कल्याण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, नाटो क्या है। उत्तर देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करके लिए सहमत होंगे। देखते हैं, नाटो जो है यह नाटो अमेरिका का संगठन है। इसमें वर्तमान में अभी जो है 31 या 32 देश हो चुका है, क्योंकि कोई भी देश इस पर आक्रमण करता है तो सभी एक साथ मिलकर उसका समाधान करता है। इसी का विरोध में यानी अमेरिका के यानी पूंजीवाद के विरोध में बनाया गया वार्सा पैक्ट, जिसे तो वार्सा संधि पर टिप्पणी लिखे। उत्तर देखिएगा, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के अपने गुटों के सदस्य राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने के तथा उन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नाटो के जवाब में 1955 में वार्सा संधि का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों को यूरोप में मुकाबला करना। इसमें सोवियत संघ के अतिरिक्त पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गा, चेकोस्लोवाकिया आदि देश जो है सोवियत गुट के ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या है। उत्तर देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी नाम दिया गया, अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था क्या है। उत्तर देखिएगा, नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर और भी शक्तिशाली रूप में अवस्थित हुआ और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 के सोवियत
पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिका वर्चस्व जिस व्यवस्था की पुष्टि करता है उसे ही नई विश्व व्यवस्था के रूप में जाना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI क्या है। यहाँ से उत्तर, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर प्रत्यक्ष तौर पर अपना उद्योग स्थापित करना ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इस प्रकार से व्यापार में मुनाफा की उम्मीद को ज़्यादा रखा जाता है, जिससे आर्थिक विकास में सहायता प्रदान होती है। अगला क्वेश्चन है साफ्टा यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार पर टिप्पणी लिखें। उत्तर देखिएगा यहाँ पर, 9वां सार्क शिखर सम्मेलन कुरकुम्बा में 12 मई से 14 मई 1997 तक हुआ था। इसमें दक्षिण एशिया से क्षेत्र को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा के रूप में विकसित करने का लक्ष्य 2001 तक तय किया गया, जो पहले 2005 तक तय किया गया था। सार्क देशों के बीच व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत 10वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने इसे 2001 तक प्रभावी बनाने के लिए सभी सदस्यों से आह्वान किया कि सभी मिलकर संघर्ष करें। अगला क्वेश्चन है आसियान क्या है तथा आसियान के उद्देश्य उपलब्धि क्या है। तो उत्तर देख सकते हैं यहाँ पर, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित करना। दूसरा यहाँ पर है क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। साझे हितों में परस्पर सहायता व सहयोग की भावना को बढ़ाना। चौथा यहाँ पर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। यह अगला क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें को लिखें। उत्तर देखिएगा, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। अगला क्वेश्चन है आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखें। तो यहाँ से आसियान के 10 सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ पर दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है सार्क यानी दक्षेश क्या है। उत्तर देखिएगा यहाँ पर, सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका स्थापना 1985 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर रहमान के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल व मालदीव इसके संस्थापक देश हैं। अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है। प्रश्न, सार्क के सदस्य का उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला देख सकते हैं यहाँ पर, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण करने की कामना तथा उसके जीवन से को सुधारना। यहाँ पर अगला है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना तथा इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना। 3 में है, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना तथा उसको बढ़ावा देना। चौथा है, एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास, सूझबूझ तथा अभिमूल्यन की दृष्टि से देखना। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। उत्तर देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है तथा उसे प्रकाशित भी करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा
तो यह रिपोर्ट में ज़्यादा जोर सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं मानवाधिकार क्या है। उत्तर देखिएगा, मानवाधिकार वे अधिकार है जो कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। उत्तर देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन विश्व का सबसे प्रभावशाली और मजबूत संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्र की संख्या 193 है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका में हुआ था। इसका उद्देश्य देखिएगा, इसका उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं। तो यहाँ उत्तर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 5वां यहाँ पर सचिवालय है। प्रारंभ में इसके अंगों की संख्या 6 थी, लेकिन 1994 में न्याय परिषद की कार्य को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण जो है अभी वर्तमान में 5 ही इसका अंग है। यहाँ अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के अभियान चलाता है। यह संगठन विश्व भर में मानवाधिकार स्थिति को, शायद यह जो क्वेश्चन है आपको डबल क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ पर जो है डबल क्वेश्चन हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार भी यहाँ पर डबल हो चुका है, इसका उद्देश्य भी। चलिए यहाँ से देखते हैं। वैश्विक तापमान, भूमंडलीय तापमान, वैश्विक जो है उष्मायन किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिएगा यहाँ पर, जब कभी धरती के तापमान में वृद्धि होती है, अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि के कारण ताप बढ़ता है, बर्फ पिघल सकता है तथा प्रलय की संभावना को नज़दीक लाता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस तथा असंतुलित रूप से प्रकृति के संसाधनों का दोहन करना ही जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर, पर्यावरण को प्रदूषण से सुरक्षा, वृक्षों एवं मानव जीवन को सुरक्षित बचाव के उद्देश्य से 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 172 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के निम्नलिखित महत्व है। पर्यावरण रक्षा के लिए एक सहमति पर एक संधि है। विश्व के देशों ने पर्यावरण संतुलन, गरीबी, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंध आदि के लिए है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। तो देखिएगा, यह जो है विश्व के देशों के बीच एक व्यापार के संदर्भ में एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह विश्व की प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो व्यापार के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। इसके 164 सदस्य राष्ट्रों है, जिसमें भारत भी एक है। यह समझौता के माध्यम से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपादित करता है, जो कि इन्हीं देशों के सामूहिक हस्ताक्षर के द्वारा प्रकाश में आए हुए रहते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों का अंजाम, माल और सेवाओं के आयातों और निर्यातों को अनेक सुविधा देना आदि के संदर्भ में व्यापारिक सुविधाओं का उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण क्या है। उत्तर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक एकीकरण को प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन किया, वैश्वीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो वैश्वीकरण के लाभ यहाँ पर निम्नलिखित है।
सबसे पहला है युद्ध की समाप्ति हो सकता है और भय मुक्त समाज रहेगा। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को लिखें। तो उत्तर देखिए, सकारात्मक प्रभाव में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि। और नकारात्मक में देखिएगा विश्व अर्थव्यवस्था पर पूंजीवादी देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी का बढ़ता प्रभुत्व। 2 में गरीब देश आर्थिक प्रतियोगिता में तथा विकास में पिछड़े, गरीबों व अमीरों के मध्य आर्थिक असमानता में वृद्धि हुआ। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। उत्तर देखिएगा, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता तथा ऋण देना, इन्हें रचनात्मक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण को लागू करना। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य संगठन क्या है, ज़्यादा इसके प्रमुख कार्य बताइए। तो देखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस संघ संस्था की स्थापना 1948 में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय के रूप में कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ उसके एजेंसियां, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशावर समूह एवं अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं उसके साथ प्रभावी सहयोग करना एवं सहयोग को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को संचालन करने के लिए एक सचिवालय है, इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। सर्वप्रथम नॉर्वे के त्रिगवेली प्रथम महासचिव बने थे। महासचिव के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। एक में देखिएगा, महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद आदि की बैठक को आमंत्रित करता है, संघ के विभिन्न अंगों के द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करता है। यदि विश्व में कहीं भी शांति को खतरा पैदा होता है तो उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को देता है। सचिवालय के बारे सारे कार्य की रिपोर्ट महासभा को देता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन आदि जो है इनका कार्य है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र की महासभा एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। सभी सदस्य को समान रूप से एक मत देने का अधिकार होता है। महासभा के वार्षिक अधिवेशन वर्ष में सितंबर माह में होता है। महासभा की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का एक महासचिव होता है जिसका निर्वाचन महासभा ही करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। उत्तर देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन के बहुत कारण थे। यहाँ पर स्टालिनवादी संगठन विफल हो गई और जो है खुश्चेव ने स्टालिनवादी व्यवस्था को हटाने का अभियान चलाया। आदेशित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण ने अच्छे परिणाम नहीं दिए। उपभोक्ता संबंधित सभी वस्तुओं जैसे पावरोटी की भी कमी हो गई। रोवक तंत्रिका भ्रष्टाचार, युग नेतृत्व का अभाव, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका संघ को विघटित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है वीटो शक्ति क्या है तथा ये किसको प्राप्त है। उत्तर देखिएगा यहाँ पर, वीटो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं मना करता हूँ। यूएनओ के सुरक्षा परिषद के 5 महाशक्तियों या अस्थायी सदस्य को यह प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के प्रक्रिया संबंधित मामलों में 9 जो है स्वीकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में यह भी जरूरी है 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ 5 सदस्य भी उस निर्णय पर सहमत हो। इस प्रकार प्रत्येक अस्थायी सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है। वीटो से तात्पर्य है यदि 5 अस्थायी सदस्यों में किसी एक ने भी महत्वपूर्ण विषय में विपक्ष में मत दे दिया तो वह विषय निरस्त समझा जाता है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को वीटो पावर प्राप्त है।
अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रस्तावना से क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा, प्रस्तावना संविधान का आईना तथा कुंजी है जिसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने को संकल्प है। साथ ही इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प है। यह संविधान सभा द्वारा 23 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना करें। उत्तर देखिएगा, सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण कार्यकारिणी संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस पर विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसमें निषेधाधिकार प्राप्त है यानी वीटो प्राप्त है। 10 जो सदस्य का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यह अस्थायी होते हैं। विश्व के किसी भी समस्या पर विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी जोड़ कोशिश करता है। देश नज़दीक हो, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो तो उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। चलिए अब यहाँ से हम लोग कल से देखेंगे। अभी एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको पूरा इसका दीर्घ और लघु खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए KSC बैच।